Hello, welcome to the Jonas IAS. We are back with another session of in depth. और आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिनको द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, आज हम लोग उसी आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। We will try to analyze आर्टिकल 32 इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, आर्टिकल 32 में प्रोविजंस क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है, वी विल सी दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 32 इन डेप्थ। अच्छा, तो आर्टिकल 32 है क्या? आप जानते हैं, जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हो आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट है उसी में आते हैं, ठीक है। और ये हमारा 6th फंडामेंटल राइट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अच्छा, तो आर्टिकल 32 है क्या? इट इज रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एनफोर्समेंट, अगर मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट्स कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेटेड हुआ है, तो आर्टिकल 32 विल हेल्प यू टू एनफोर्स दैट। आप आर्टिकल 32 के अंडर में यू कैन डिमांड फॉर अ रेमेडी, अ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। संविधान आपको एक रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो इट इज रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट। किसका एनफोर्समेंट? राइट्स का। कौन से पार्ट में है? इट्स इन पार्ट 3, राइट। अच्छा, नाउ अगर हम देखें कि ये रेमेडी हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउ द एग्रीव्ड पर्सन जिनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं वो कैसे रेमेडी मांग सकते हैं, राइट। अच्छा, बट उनमें जाने से पहले जोनास आईएएस आपके लिए लेके आए हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। नॉर्थ बंगाल में दिल्ली वाला वाइब्स जोनास आईएएस के जरिए आपको मिल सकता है। क्वालिटी कोचिंग, क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, आपका एंटायर जर्नी जोनास आईएएस के साथ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। हम लोग कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, राइट। फॉर दिस यू जस्ट नीड टू कॉल टू दिस नंबर 84369 00456 and we will provide you complete guidance from optional, essay, interview, answer writing, ठीक है, everything। और सारे स्टेज में प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। So join Jonas IAS to have your civil service examination dream fulfilled. अच्छा, now moving on to the topic of today कि प्रोविजंस, आर्टिकल 32 में प्रोविजंस क्या क्या है। सो अगर हम देखें आर्टिकल 32 का प्रोविजंस, तो फर्स्ट वन, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये अधिकार आपको कौन दे रहा है? ये अधिकार आपको दे रहा है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, वो आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। किसके लिए? एनफोर्समेंट के लिए, राइट। अच्छा, सेकेंड प्रोविजन क्या है? सेकेंड प्रोविजन है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर, ठीक है, इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। तो ये जो रिट्स है इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। रिट्स है क्या? रिट्स आर लाइक रिटन ऑर्डर्स। और ये रिट सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट इशू कर सकता है? आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है 5 प्रकार के रिट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दैट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू इन केस ऑफ आर्टिकल 32। क्या क्या? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो,
एंड सच। जैसा सिचुएशन होगा, जैसा वायलेशंस होंगे, उसके रेस्पेक्टिव में जो रिट काम आएगा, उस हिसाब से ये 5 तरीके का रिट इशू हो सकता है। हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्च्योरी। और हम लोग इसी रिट्स को डिटेल में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए इशू हो सकता है? इट कैन बी इशूड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स। अगेन दिस वर्ड एनफोर्समेंट, तो ये सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने का। एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो उनके पास वो पावर है, राइट। अच्छा, तो ये गया पहला 2 प्रोविजंस। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by Supreme Court under। ये वाला स्टेटमेंट ऐसे ही उठा के यूपीएससी पूछ सकता है कि who can ensure or who can give the power to other courts to issue it? It's Parliament. आर्टिकल 32 यही बोल रहा है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कैसे? हाउ कैन पार्लियामेंट डू इट? पार्लियामेंट कैन डू इट बाय मेकिंग अ लॉ, राइट? नॉट अ रेजोल्यूशन, नॉट सम ऑर्डर, बाय मेकिंग अ लॉ। क्या करेगा? कोई दूसरा कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है, आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप उनके अंडर में सिमिलर रिट इशू कर सकते हो फॉर वायलेशंस, राइट? दैट इज प्रोविजन नंबर 3, क्लॉज नंबर 3। अच्छा, क्लॉज नंबर 4 क्या है? कि द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल shall not be suspended except as otherwise provided। तो इमरजेंसी के अलावा ये सस्पेंड नहीं होगा। बट हाँ, ये बात भी सच है कि इमरजेंसी के दौरान ये आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान ये आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं, ये बात सच है, ठीक है। और ये इसका प्रोविजन यहीं पे बोला गया है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉस्ट, राइट। तो नॉर्मली सस्पेंड नहीं होंगे, नॉर्मली आपके पास रिमेडी का प्रोविजन होगा, बट इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंड होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर ये सस्पेंड हो गया तो फंडामेंटल राइट्स विल बी थ्योरेटिकली अलाइव बट प्रैक्टिकली डेड, राइट। अच्छा, बट दिस प्रोविजंस आर देयर। तो ये 4 प्रोविजन आर्टिकल 32 के अंडर में पाया जाता है। द फर्स्ट वन इज कि एनफोर्समेंट, उसके लिए अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या अधिकार? 5 रिट इशू करने का अधिकार। थर्ड क्लॉज में हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के दूसरे किसी कोर्ट को भी यह अधिकार दे सकता है। एंड फोर्थ क्लॉज में हमने क्या देखा कि ये अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है, जब कोई ऐसा सिचुएशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया होगा, राइट? अदरवाइज इट विल नॉट बी सस्पेंड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया प्रोविजंस, आर्टिकल 32 के 4 प्रोविजन वी हैव सीन। अच्छा, नाउ नेक्स्ट जाते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है। एज वी हैव सीन, आपके पास 5 तरीके का रिट होते हैं, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरी एंड क्वो वारंटो। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। ये सारे वर्ड्स लैटिन वर्ड्स हैं, तो इनका मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होगा, राइट? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत लोग नहीं कर पाते, ठीक है, बिकॉज दिस आर लैटिन वर्ड्स एंड लीगल फ्रैटर्निटी में काफी सारे लैटिन वर्ड्स यूज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो हिबियस कॉर्पस, you shall have the body, right? Now obviously it is literal meaning, but ये literal meaning से आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि हिबियस कॉर्पस का मतलब क्या है। हिबियस कॉर्पस कब अप्लाई हो सकता है? हिबियस कॉर्पस अप्लाई हो सकते हैं जब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को इलीगली डिटेन किया गया है, इलीगली अरेस्ट किया गया है, ठीक है। अगर उनका अरेस्ट इलीगल है, अगर उनका अरेस्ट बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड द लिमिटेशन है, ठीक है, मतलब बियॉन्ड द लिमिट है, ठीक है, बियॉन्ड द पावर, इन दैट केस आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो एंड देन हिबियस कॉर्पस कैन बी इशू। तो हिबियस कॉर्पस इशू करके सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, या फिर कोई भी
कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या बोलेगा? इट्स अ रिट दैट कंपेल्स ऑथोरिटीज टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट टू जस्टिफाई देयर डिटेंशन। आपको उस जिनको आपने अरेस्ट किए हैं उनको लेके आना होगा, एंड देन यू हैव टू प्रूव कि हाँ मैंने इनको अरेस्ट किए हैं और ये इस इस कारण की वजह से अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड इट इज परफेक्टली लीगल। आपको ये प्रूव करना होगा, आपको ये जस्टिफाई करना है। एंड अगर कोर्ट को लगे कि नो इट इज नॉट इनफ रीजन टू अरेस्ट दैट पर्सन, देन हिबियस कॉर्पस के थ्रू दैट पर्सन विल बी फ्री ऑब्वियसली, राइट। सो ये आपका इलीगल डिटेंशन होने से आपको सेव कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस रिट is known as bulwark of individual liberty. It's known as bulwark of individual liberty. आपके जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, जो आपका एक फंडामेंटल राइट है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। तो वो जो इंडिविजुअल लिबर्टी है इसको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपको इलीगली डिटेन नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको इलीगली अरेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको अरेस्ट करना है, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर वे, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर वारंट एंड एवरीथिंग, राइट। सो दैट इज हेबियस कॉर्पस, यू शैल हैव द बॉडी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहां पे, वी कमांड। वी कमांड मतलब जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट या अपर कोर्ट, हायर कोर्ट जो है वो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आपको ये काम करना है। सपोज एन ऑथोरिटी, पब्लिक ऑथोरिटी, उनका कुछ कंपलसरी काम है और वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो कंपलसरी काम ना करने की वजह से बाकियों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बाकियों का फंडामेंटल राइट इज गेटिंग वायलेटेड, राइट। सो समबडी इज नॉट डूइंग देयर जॉब दैट दे आर लीगली कंपेल्ड टू। आपका कंपलसरी काम है जो आप नहीं कर रहे हो, मान लीजिए, ऐसे में ऑब्वियसली बहुत लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में हायर कोर्ट्स कैन ऑर्डर दिस मैंडमस, और इशू करके क्या बोलेगा, ठीक है। सो दिस रिट इट्स अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, रिटन ऑर्डर जो भी आप बोल सकते हो, यूज्ड बाय हायर कोर्ट्स टू कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी। मैंडेटरी, आई टोल्ड यू कंपल्सरी ड्यूटी होना चाहिए। अगर वो ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, अगर मान लीजिए वो ड्यूटी ऑप्शनल ड्यूटी है कि आप कर भी सकते हो आप ना भी कर सकते, देन ये इशू नहीं होगा। बट अगर आपका ड्यूटी कंपलसरी है, अगर आपका ड्यूटी मैंडेटरी है और आप नहीं कर रहे हो और आपका उसके वजह से वायलेशन हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का, देन सुप्रीम कोर्ट कैन इशू मैंडमस, राइट। वी कमांड, हाँ ऑब्वियसली इट कैनॉट बी इशूड, अगेंस्ट द, आप इसको, जस्ट अ मिनट, यू कैनॉट इशू देम अगेंस्ट, इनके खिलाफ नहीं कर सकते, गवर्नर्स इनके खिलाफ नहीं कर सकते, कोई इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल, उनके खिलाफ नहीं कर सकते आप, ठीक है। इट इज ओनली फॉर सी पब्लिक ऑफिशियल और पब्लिक ऑथोरिटी, सरकारी कोई ऑथोरिटी, सरकारी कोई ऑफिशियल, उनके खिलाफ आप कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो ये गया मैंडम। अच्छा, नेक्स्ट प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन ये शब्द तो बहुत कॉमन शब्द है, इसका मतलब क्या है? टू फॉरबिड, मना करना, ठीक है। टू फॉरबिड, फॉरबिड मतलब क्या? कि आप किसी को मना कर रहे हो कोई काम करने से, है ना। तो जब कोई हायर कोर्ट के द्वारा किसी लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल को मना किया जाता है कि डू नॉट क्रॉस योर लिमिट, डू नॉट टेक एनी केस दैट इज बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन, राइट, कि आप ये केस नहीं देख सकते। मान लीजिए आपका लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सम कोर्ट हैज अ लिमिटेशन लाइक दिस, ठीक है, अ लिमिटेशन लाइक दिस, तो और वो कोशिश कर रहा है बाहर का कोई केस देखने का, ऐसे सिचुएशन में मना कर दिया जाएगा, ऐसे सिचुएशन में प्रोहिबिशन इशू करके मना कर दिया जाएगा कि नो, इट्स बियॉन्ड योर लिमिट, इट्स बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन,
So don't do that, right? Now the thing is कि ये कब होगा? ये होगा जब मान लीजिए कोई केस का स्टार्टिंग पॉइंट, कोई केस अभी शुरू नहीं हुआ है, बट दैट लोअर कोर्ट हैज एन इंटेंशन कि है हम ये केस देखेंगे, तो ये काम शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए, और वही करता है प्रोहिबिशन। क्योंकि अगर काम शुरू हो गया तो आप वायलेशन ऑलरेडी कर रहे हो, अपना जुरिस्डिक्शन को वायलेट कर रहे हो, है ना? तो इट इज अ लीगल ऑर्डर इशूड बाय हायर कोर्ट्स टू स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन, गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट, है ना? अच्छा, दैट इज प्रोहिबिशन, जो आप नहीं कर सकते। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट सर्शोररी? सर्शोररी मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। ये क्या हो? मान लीजिए ऐसा कोई डिसीजन या फिर ऐसा कोई ऑर्डर लोअर कोर्ट्स ने दे दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए, दैट इज बियॉन्ड देयर लिमिट, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में हायर कोर्ट क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में हायर कोर्ट सर्शोररी इशू करके बोलेगा पोटेंशियली कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए, जो जजमेंट आपने दिए हैं आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए, वी विल सी दैट एंड पोटेंशियली वी विल क्वॉश इट, मतलब कैंसिल, ठीक है? तो इट इज a legal order issued by higher court to a lower court requiring the lower court to send up the record for review and potential quashing of the decision। क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर, ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई जजमेंट मान लीजिए लोअर कोर्ट ने दे दिया है, ठीक है, जो उनको नहीं देना चाहिए, हायर कोर्ट क्या बोलेगा? आप सारे जजमेंट अगर डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए, वी विल रिव्यू एंड पोटेंशियली हम उसको कैंसिल कर, ठीक है? सो इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड दैट द जजमेंट गिवन बाय लोअर कोर्ट इज हियर बाय कैंसिल, हम लोग नया जजमेंट देंगे उसके, ठीक है? तो ऐसा वाला चीज, ठीक है? तो दैट इज प्रोहिबिशन एंड सर्शोररी। तो प्रोहिबिशन मीन्स कोई काम करने से पहले उनको रोकना है, ठीक है? और सर्शोररी मीन्स कि कुछ गलत हो गया है, नाउ वी आर करेक्टिंग इट, नाउ वी आर चेकिंग इट, ठीक है? अच्छा, तो फिफ्थ रीट क्या है? फिफ्थ रीट है आपका क्यो वारंट। और क्यो वारंट का मतलब बाय व्हाट ऑथोरिटी, बाय व्हाट वारंट, ठीक है? मतलब अगर कोई इंडिविजुअल किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ऑक्यूपाई किया है, उसके लिए ऑब्वियसली कोई पब्लिक ऑफिस के लिए ही और शी मस्ट हैव सम लीगल बैकिंग, सम लीगल सपोर्ट, सम लीगल डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशंस, राइट? बट मान लीजिए ऐसा हुआ कि somebody has tricked the system, somebody has cheated the system and वो पहुंच गया वहां तक ना। अगर आप चीट कर रहे हो, अगर आप ट्रिक कर रहे हो, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, तो ऑब्वियसली यू आर टेकिंग द राइट्स ऑफ समबडी एल्स। ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट इसको इशू कर सकता है, मतलब हायर कोर्ट इशू कर सकता है कि आप जो वहां पे बैठ गए, आप जो ये ऑफिस ऑक्यूपाई किए हो, ठीक है, आपका लीगल बेसिस कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन सही है, ठीक है, प्रूव दैट यू आर एलिजिबल। अगर आप नहीं प्रूव कर सकते हो, रिजाइन, ठीक है? दैट इज क्यो वारंट। तो क्यो वारंट का मतलब a legal order that requires someone holding a public office, as I'm telling you, public office, to demonstrate the authority by which they hold the office। कि आप जो यहां तक पहुंचे, आप जो यहां पे हो, आप जो इस ऑफिस में आप ये चेयर में बैठे हैं, व्हाट इज द ऑथोरिटी, ठीक है? मान लीजिए आप एक एग्जाम पास कर गए, एग्जाम पास करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है कि जो आप एग्जाम जो जिन्होंने पास किए हैं और जो आप हो वो एक ही है कि नहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उसके बाद जाके आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, ठीक है? इट इज लाइक दैट ओनली कि आप जो बैठे हैं आपका ऑथोरिटी क्या है, आर यू एलिजिबल? इफ यू आर नॉट, रिजाइन, इफ यू आर, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, राइट? दैट इज क्यो वारंट। तो हम लोग 5 रीट देख लिए, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warrant। And who can issue it? Supreme Court can issue it under Article 32। Same writ High Court भी issue कर सकता है under Article 220।
तो सुप्रीम कोर्ट इसको 32 के अंडर में इशू करेगा, जो हम लोग देख रहे हैं आज का टॉपिक। हाई कोर्ट इसको इशू कर सकता है 226 के अंडर में। और हाई कोर्ट का ना रिट जुरिस्डिक्शन थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो हम लोग जब जुडिशियरी का क्लास करने वाले हैं हमारे ऑब्वियसली हमारे सेशन में, देन वी विल सी हाई कोर्ट का रिट पावर सुप्रीम कोर्ट का रिट पावर से क्यों ज्यादा है, व्हाई द जुरिस्डिक्शन इज लार्ज। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 32, जहां पे आर्टिकल 32 को इन्वोक किया गया। जैसे 1983 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक एनजीओ है जो फरीदाबाद में स्टोन क्वेरिंग करने वाले लेबरर्स को लेके काम कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि वहां पे जो लेबरर्स काम कर रहे हैं उनका बेसिक राइट्स एकदम नहीं है, ऑलमोस्ट दे वर ट्रीटेड लाइक बॉन्डेड लेबर्स। सो दे फाइल्ड अ पिटिशन, एंड दैट टाइम हमारे जो चीफ जज थे, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने उसको एज अ रिट पिटिशन लिया अंडर आर्टिकल 32। So they took the application as a writ petition and they ordered गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कि आप एक विजिलेंस कमेटी बनाइए, आप इंश्योर कीजिए कि वहां पे कोई भी बॉन्डेड लेबर नहीं है। और भी बहुत सारे ऑर्डर्स दिए गए, बट दिस वाज द क्रक्स, दिस वाज द जिस्ट, ठीक है, कि बॉन्डेड लेबर वहां पे ना हो। सो दे टुक द पिटिशन एज अ रिट पिटिशन, और आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक ऑर्डर दे सकता है कि विजिलेंस कमेटी बनाइए, वहां पे जाके देखिए, क्योंकि बेसिक राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। बेसिक राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, राइट टू वर्क इन अ गुड एनवायरनमेंट, सब कुछ वायलेट हो रहा। स्टोन क्वेरिंग लेबर फरीदाबाद में। अच्छा, दैट इज बंधुआ मुक्ति मोर्चा, एक एनजीओ जिन्होंने ये केस फाइल की। अच्छा, और एक देखते हैं नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, एक बहुत ही सैड इंसिडेंट। नीलावती बेहरा, उनके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट किया था, और उन्हीं के नेक्स्ट दिन उस उनके जो बेटे थे उनका डेड बॉडी मिलता है रेल लाइन के पास। अब नीलावती बेहरा का यह मानना था कि उनके बेटे के साथ उनका बेटे का ये डेथ जो है, इट इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज कस्टडियल डेथ ड्यू टू पुलिस ब्रुटालिटी, कि पुलिस ने उसको कस्टडी में लेके बहुत सारा मार पिटाई किए होंगे, लाठीचार्ज किए होंगे, और उसकी वजह से उनके बेटे का डेथ होता है। पुलिस क्या बोल रहा था? पुलिस बोल रहा था कि वो जो उन्होंने अरेस्ट किए थे जिनको, वो भागने की कोशिश किए और भाग गए, और रेल के साथ मतलब टकरा के उनका डेथ हुआ है, रेल एक्सीडेंट में उनका डेथ हुआ है, राइट। सो ऐसे केसेस उन्होंने, जब नीलावती बेहरा उनकी जो मदर, उन्होंने केस किया, एंड सुप्रीम कोर्ट टुक इट एज अ रिट पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट इसको रिट पिटिशन में लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 32 के अंडर में अगर प्रोसीडिंग्स हो रहा है, इट्स पब्लिक लॉ, और पब्लिक लॉ में स्टेट अपने आप को रिक्यूज नहीं कर सकता है। द स्टेट कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि अगर मान लीजिए पुलिस का बात को हम सही मान भी ले कि वो भाग गए थे, आपने उनको ढूंढा क्यों नहीं? देयर वर नो सच रिकॉर्ड्स कि उनको ढूंढा गया, उनको ढूंढने के लिए कोई लोग भेजे गए थे। देयर वाज नो सच। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि देयर कैन बी देयर पॉसिबिलिटीज कि उनका डेथ कस्टडी में हुआ है, ठीक है, और उसी लिए स्टेट को कंपेंसेट करने के लिए बोला था। और जब स्टेट मना किया कि नो वी विल नॉट, देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आर्टिकल 32 में प्रोसीडिंग्स हो रहा है तो स्टेट कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी फॉर वायलेशन, ठीक है, कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी। उनको बोला गया आपको यहां पे कंपेंसेट करना है, यू हैव टू कंपेंसेट, राइट, एंड दैट इज नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। अच्छा, और एक देखते हैं रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा। यह थोड़ा सा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंट इन्वोक है आर्टिकल 32 का। यहां पे सिस्टमिक ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, उसके बारे में एक फाइनल जजमेंट आ गया था इन दोनों के बीच। देन दे इन्वोक्ड आर्टिकल 32 के अंडर में एक रिट पिटिशन फाइल करके उन्होंने पूछा था कि वो फाइनल जजमेंट को क्या चेंज किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तब बोला था कि आर्टिकल 32, ठीक है, which allows individuals to move to the court for the enforcement of fundamental rights does not extend to challenging the final judgment.
अगर कोई फाइनल जजमेंट हो चुका है, ठीक है, रिव्यू पिटिशन के बाद क्यूरेटिव पिटिशन, उसके थ्रू आप आर्टिकल 32 यूज नहीं कर सकते। फाइनल जजमेंट को चैलेंज करने के लिए आप आर्टिकल 32 यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 कब होगा? जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं और आप उनको एनफोर्स करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू, यस। बट फाइनल जजमेंट हो चुका है, उसके बाद उनका पिटिशन के लिए आर्टिकल 32 का थ्रू नहीं होगा, राइट। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस हम लोग देख लिए, एंड आई होप कि ये जो हमने डिस्कस किया आर्टिकल 32 के ऊपर, इट विल क्लियर all of your concerns, all of your doubts regarding Article 32, because it's a very very important article। इसको हार्ट एंड सोल बोला जाता है, और इनको हार्ट एंड सोल का स्टेटस दिया था वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि अगर ये आर्टिकल नहीं है, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट छीन के चला जाएगा और आपके पास कुछ नहीं होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जस्ट इमेजिन, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पावर दे रखा है डायरेक्टली, सो इट इज दैट इंपॉर्टेंट, राइट। सो विद दिस we are ending our session for today. We will be back again with another session of in depth। हम लोग ये सेशन कर रहे हैं ताकि आपको ये छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। एंड अगेन आई एम reiterating the fact, for all such preparation tips, for all such guidance, all such mentorship, you can join Jonas IAS, जो आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन के जर्नी में आपका एक बहुत बड़ा साथी बन सकता है। So with that, thank you, take care, bye, and we will meet again.